नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं, जो हमारा जेनेटिक्स के उन क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं जो केवीएस और टीजीटी पीजीटी में अति कठिन की श्रेणी में आते हैं। अति कठिन शब्द लगा है, कठिन नहीं, अति कठिन। ऐसे शब्द आते हैं या तो आपने पढ़ा नहीं होगा या आपकी किताब में जनरली नहीं पाए जा रहे हैं और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन उल फजूल के इधर उधर से उठा कर रखे जो पूरी गणित बिगाड़ देते हैं। और आपको लगता है कि काश एक क्वेश्चन और हमारा हो जाता तो हमारा चयन हो गया होता। उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं, अति कठिन क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो वीडियो आज का शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अगर यूट्यूब पर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रोथ करेगा, तो मैटर आपको बेहतरीन और अच्छी तरीके से मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर नजर डालते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक रेड पेन लें, रेड थोड़ा सा ज्यादा विजुअल होता है, रेड पेन लेते हैं। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए टेक द शेप ऑफ। देखिएगा, जो शेप होता है टर्सरी टीआरएनए का, जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है या टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ते हैं। एक टर्सरी स्ट्रक्चर भी होता है, वो कैसा होता है तो उल्टे यल के आकार का होता है। यानी उल्टे यल का आकार का मतलब लगभग इस तरह से 7 की तरह दिखाई देता है, जैसे ये है इन्वर्टेड यल शेप्ड होता है। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे और देख भी लेंगे, ऐसा नहीं कि ना देखें। एक बार क्लोवर लीफ मॉडल, ये देखिएगा क्लोवर लीफ मॉडल है और ये यल शेप मॉडल है। अगर इस पर आप नजर डालेंगे इस पर, तो ये कैसे बना है, इस तरह से जाके ये ऐसे बना है, तो उल्टे यल के आकार का है। और ये क्लोवर लीफ मॉडल जो हॉली ने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, तो प्राय क्लोवर लीफ मॉडल हॉली ने दिया था, ये वाला जिसमें आर्म्स वगैरह दिखाई देती हैं। और ये यल शेप मॉडल है जिसे हम टर्सरी मॉडल के नाम से या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के नाम से जानते हैं, जिसको एग्जाम में पूछा गया। उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मित्र लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम उन्हीं प्रश्नों को आपको साथ तवज्जो दे रहे हैं या उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करते हैं जो 100% एग्जाम इंपॉर्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स। पॉइंट म्यूटेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट से मतलब ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब एक अगर बेस पेयर, ध्यान रखिएगा, एक बेस पेयर यहां से यहां आ जाए या यहां से यहां आ जाए तो उसे ही पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। डिलेशन क्या होता है, डिलेशन का मतलब होता है कोई बेस पेयर का नष्ट हो जाना। इंसर्ट इंसर्टेशन का मतलब क्या था, कोई नए का आ जाना। डुप्लीकेशन का मतलब किसी बेस पेयर का डबल बार आ जाना। चेंज इन सिंगल बेस पेयर, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, तो 22 में हम डी सही करेंगे। मान लेते हैं ये एडनीन है, ये थाइमीन है, ये ग्वाइनिन है, ये साइटोसिन है, साइटोसिन। मान लो ये साइटोसिन आ जाए एडनीन की जगह, तो क्या हुआ, सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया। तो इसे हम कौन सा म्यूटेशन कहेंगे, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानेंगे या पॉइंट उत्परिवर्तन के। म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक बेस पेयर एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन स्प्लाइसिंग कन्वर्ट प्री एम आरएनए मैच्योर आरएनए। प्री जो एम आरएनए होता है वो मैच्योर आरएनए में बदलता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिएगा जो एक्सान इंट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वही होता है। तो 23 में क्या सही करेंगे, स्टिचिंग ऑफ द एक्सॉन टुगेदर एंड एग्जिस्टिंग ऑफ द इंट्रॉन्स। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, प्री एमआरएनए से एमआरएनए में बदलता है, जिसे स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से अगर समझ लेंगे तो चित्र के माध्यम से और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा एक बोर्ड ले लेते हैं और बोर्ड के माध्यम से समझेंगे तो चीजें बड़ी सरलता के साथ आपको समझ में आएंगी।
इधर ले लेते हैं, इधर ऐसा ज्यादा छोटा है, बड़ा कर लेते हैं 100%। ये है, मान लो ये एम आर एन ए है, ये एम आर एन ए है, इसमें ये ए जीन है, ये बी जीन है, और ये सी जीन है, और ये डी जीन है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमने लाइन कर दिया, ये मान लेते हैं हमारे इंट्रॉन्स है। क्या है? इंट्रॉन्स है। और ये जो ए बी सी डी है, ये हमारे एक्सॉन्स है। क्या है? एक्सॉन्स। तो ये हमारा हो गया प्री एम आरएनए। क्या हो गया? प्री एम आरएनए हो गया। अब क्या होता है, इनमें से इंट्रॉन इंट्रॉन्स कटकर अलग हो जाते हैं और केवल हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास एक्सॉन एक्सॉन्स बचते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये तो हमारा ये क्या बन गया? ये हम आरएनए बन गया। ये प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन सब साथ में होते हैं, और जब उससे मैच्योर एमआरएनए बनता है तो जो इंट्रांस होते हैं वो काट कर अलग कर दिए जाते हैं, केवल एक्सॉन एक्सॉन से बचते हैं। तो उसी को हम एमआरएनए कहते हैं। फिर एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसी को उसने पूछा है, तो वहीं इसीलिए उसका जो आंसर हमने दिया है कि स्टिचिंग ऑफ एक्सॉन्स टुगेदर। जो एक्सॉन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जिस्टिंग ऑफ इंट्रॉन, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी को उसने क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ जी डीएनए मॉलिक्यूल। उसने जी डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर पूछा है। काफी महत्वपूर्ण डाटा हो जाता है बी और जेड का। अक्सर एग्जाम में बी और जेड डीएनए को पूछते हैं। तो अगर हम इसको एक कंपैरिजन में स्टडी कर लें, एक तरफ अगर हम लिख लेते हैं बी डीएनए और एक तरफ जेड डीएनए। ध्यान रखिएगा, हमारी बात को ध्यान में रखिएगा। जहां से क्वेश्चन उठता है डीएनए में जेड डीएनए से, चूंकि जेड डीएनए बी के बिल्कुल अपोजिट होता है। जो बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है। ध्यान रखिएगा, राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड का मतलब घड़ी की दिशा में होता है, राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ चक्कर कॉइलिंग होती है। मगर जस्ट ये लेफ्ट हैंडेड होता है, हैंडेड होता है। मतलब ये उल्टी, यानी ये घड़ी की दिशा में चलता है और ये बिना घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में कॉइलिंग होती है। अगर हम पूछ दें कि इसमें पर टर्न में न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, तो इसमें पर टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें पर टर्न में 12 न्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या है। अगर हम यहाँ पूछ दें कि यहाँ डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, अगर डायमीटर की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है और ये 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। ध्यान रखिएगा। और हेलिक्स की पिच जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है और यहाँ 45 एंगस्ट्रॉम की पिच होती है। हेलिक्स की मतलब जो घुमाव का गड्ढा होता है या घुमाव की कांच होती है वो। तो यहाँ डायमीटर से हमें पता चला कि यहाँ डायमीटर कितना होता है जेड डीएनए का, 18 होता है। वही क्वेश्चन पूछा है डायमीटर ऑफ जेड डीएनए मॉलिक्यूल। जेड डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना होता है, तो 18 एंगस्ट्रॉम जेड डीएनए का होता है। ये चूंकि जिग जैग होता है, जिग जैग का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है जेड डीएनए, इसीलिए इसे जेड डीएनए कहते हैं। 20 एंगस्ट्रॉम किसका होता है, बी डीएनए का जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि दूसरे डीएनए देखें, सी और डी का देखें, ध्यान रखिएगा सी और डी डीएनए का देखें तो उनका लगभग 19 एंगस्ट्रॉम होता है। 19 एंगस्ट्रॉम होता है सी डीएनए और डी डीएनए का डायमीटर। तो ये है। चलिए अब हम आपको आगे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 100% आप सफल हों, तो उसके लिए करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। साइन अप जैसे करेंगे तो इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आएगा, 3 आपको बैचेस दिखाएगा। एक अभी नया बैच केवीएस और एंड जीआईसी का कॉम्बो बैच शुरू हुआ है जिसकी मेंबरशिप 1099 है, जिसमें आपको सारी थ्योरी क्लासेस नोट्स बनाकर पढ़ाई जाती हैं वो अवेलेबल होंगी। उसके साथ पूरे नोट्स
अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे, उसके अलावा रात में डिस्कशन होता है वो फ्री ऑफ कास्ट। आज ही जुड़े, मैं वादा करता हूं आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मन से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं वादा करता हूं आपका सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप टीजीटी और पीजीटी, ध्यान रखिएगा, टीजीटी, पीजीटी और एलटी का ये कॉम्बो बैच है, ये तीनों के लिए कॉम्बो बैच है, एक ही बैच है 1199 का, जो अगर आप लेते हैं तो आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और उसके अलावा नोट्स, प्रैक्टिस, डिस्कशन सब अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कास्ट। और यदि आप केवल टीजीटी और पीजीटी का लेना चाह रहे हैं तो इसकी मेंबरशिप 999 है, जो कि टीजीटी पीजीटी का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। ये टीजीटी पीजीटी के बाद जब तक यूपी में एलटी का एक फॉर्म भी नहीं आए, फॉर्म आने के बाद जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। ये जो बैच है वो केवीएस और जीआईसी का जब तक एग्जाम दोनों का नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा आपने देखा था कि यूपी पीजीटी में लगभग 40 लोग डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से इंटरव्यू हो गए थे, टीजीटी में 70 लोग नौकरी कर रहे हैं इस समय 21 में, और टीजीटी 16 वाले में 35 लोग लगे थे। जीआईसी की अगर बात करें तो प्री में हमारे जो मित्र क्वाली हुए थे लगभग 150 क्वालिफाई हुए थे। आश्रम पद्धति की बात करें तो 35 से लेकर 40 मित्र हमारे प्री क्वालिफाई हुए थे, उनमें से कई सारे लोग फाइनल में, कई मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई हुए। आज ही हमें ज्वाइन करें। किसी भी क्वेरी, किसी भी समस्या के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 पर। द इंटायर कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, कहता है जो इंटायर कलेक्शन होता है एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? मतलब जो प्रोटीन का पूरा एक्सप्रेशन होता है, अपने आप को प्रदर्शित करती है, तो उस कंडीशंस को क्या है? एक्सप्रेस प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म, अपने आप को जो जीव में प्रदर्शित करती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे प्राय प्रोटियोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्रोटियोम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही करेंगे। हम फिर आपसे बता रहे हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चन चुन चुनकर आपके लिए लेके आए जो अपने आप में ऐसे हैं, भेंगे क्वेश्चन। भेंगे का मतलब जो आपको लगता है काश एक क्वेश्चन हमारा सही हो जाता, हमारी नौकरी पक्की हो जाती। बच्चे वाले क्वेश्चन हम वैसे भी नहीं लेके चलते, छोटे छोटे क्वेश्चन। डीएनए किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कितने प्रकार का होता है? एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? टीआरएनए का फुल फॉर्म। तो वो क्वेश्चन आप करने में तो मजा आता है, अरे ये तो मुझे आ गया, मगर वो सिलेक्शन नहीं दिलवाता। वो सबके सही होते हैं, आपके नहीं। जो भी एग्जाम देता है वो बच्चों वाले क्वेश्चन सबके सही होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? जो प्रोटीन के, ध्यान रखिए कह रहा है प्रोटीन के संश्लेषण में, संश्लेषण का मतलब निर्माण में कौन आरएनए भाग नहीं लेता है? कौन आरएनए भाग नहीं, कौन आरएनए भाग नहीं लेता है? नहीं लेता है, ये कह रहा है। तो देखिए तीनों प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। कौन कौन आरएनए भाग लेता है? तो प्राय देखिए, एक तो मैसेंजर आरएनए हो गया, ये मैसेज लेके आता है, मैसेंजर आरएनए। और ये मान लेते हैं राइबोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, और राइबोसोम में ये जुड़ गया हमारा एमआरएनए। और जो राइबोसोम में आरएनए पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है? आरआरएनए। और इसमें मान लेते हैं यहाँ आके टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है, तो कौन जुड़ गया? टी आरएनए, टीआरएनए जुड़ गया। तो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए तीनों प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहे हैं। अब आंसर पे चलते हैं, मगर एसन आरएनए भाग नहीं लेता है, तो नॉट लगा, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है या किसी प्रकार से उसमें सम्मिलित नहीं होता है, वो कौन सा आरएनए होता है? तो प्राय एसन आरएनए होता है। टीआरएनए को दूसरा नाम क्या होता है? एस आरएनए के नाम से जानते हैं, सॉल्युबल आरएनए के नाम से जानते हैं, एमआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन ए जीन रिकॉन इज यूनिट ऑफ। देखिए 3 यूनिट आपका साथ नहीं छोड़ेंगी और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? रिकॉन क्या होता है? रिकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे म्यूटॉन क्या होता है? म्यूटॉन, तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन होता है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन,
यूनिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन, यूनिट ऑफ फंक्शन, कार्य की इकाई होता है। तो रिकॉन दिया है तो रिकॉम्बिनेशन की इकाई होगा। फंक्शन की कौन होगा, कौन होगा फंक्शन की, तो सिस्ट्रॉन होगा। और म्यूटॉन किसका हो, म्यूटॉन किसका होगा, म्यूटेशन का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन, चूंकि रिकॉन दिया है, म्यूटॉन रिकॉन दिया है, तो वो किसका होगा, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होगी। किसकी होगी, रिकॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें नाम इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नोट्स बनाकर एक बात और बताएं, हम उल्टा सीधा नहीं पढ़ाते कि आपको उल्टी सीधी चीजों में ले चलें और 2-2 घंटे की क्लास दें और उसके बाद उसमें एग्जाम में फंसे ना ढेला। ऐसा भी नहीं हम पढ़ाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा ये उम्मीद लेके चलते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से फंसने ही चाहिए, इस उम्मीद के साथ। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। एक्चुअली में डीएनए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, डीएनए सेल में कहां कहां पाया जाता है। तो यहाँ एक तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यहाँ 3 जगह हमें देखने को मिलता है। तो कहता है कि यानी जो कोशिका का मेन डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में अंतर क्या है। तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, बीइंग सर्कुलर होता है। कैसा होता है, बीइंग सर्कुलर होता है। तो 28 में आंसर क्या करेंगे, बी। कैसा होता है, सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है इस तरह से सर्कुलर होता है, ये गोला होता है या गोल होता है। इस प्रकार का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो और जबकि यहाँ का क्या होता है, यहाँ का इस तरह भी हो सकता है, उलझा हुआ होता है, और मगर यहाँ सर्कुलर होता है। तो ऑप्शन हम बी सही करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और न्यूक्लियस के डीएनए में यही मेन अंतर है कि ये सर्कुलर होता है और वो जनरली उलझा हुआ होता है। नेक्स्ट 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए। डीएनए की नाइफ से माने क्या होता है, चाकू होता है ना, चाकू। डीएनए की चाकू किसे कहा जाता है, तो एक एंजाइम है इंडोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज को सीजर ऑफ डीएनए कहा जाता है या चाकू कहा जाता है डीएनए की। डीएनए को ये क्या करता है, विशेष स्थानों से कट कर देता है। ये कौन सा एंजाइम होता है, इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है, जो प्राय विशेष स्थानों से इसको कट करने का कार्य करता है। कौन, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। लाइगेज क्या होता है, प्राय जोड़ने का कार्य करता है। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, सिंथेसिस का कार्य करता है, यानी संश्लेषण करता है, नए डीएनए सेगमेंट को बनाता है। और लाइगेज क्या होता है, जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोडान। इनमें से किसमें एंटीकोडान पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंटीकोडान। तो हम आपने जब संरचना देखी होगी किसकी, टीआरएनए की, तो ये कुछ इस तरह से टीआरएनए की संरचना होती है। ये इस तरह का टीआरएनए, यहाँ जो कोडान 3 पाए जाते हैं, ये जो 3 कोडान है इन्हीं को एंटी कोडान बोलते हैं, एंटी कोडान बोलते हैं। ये किसके किसके अपोजिट होते हैं, ये यम आरएनए के अपोजिट होते हैं, यम आरएनए के विपरीत। यम आरएनए होता है और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो उसको रीड करता है। तो एंटी कोडान किस में पाया जाता है, टीआरएनए में प्राय एंटी कोडान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 30 में हम सी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, तो प्राय सी को हम सही करेंगे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है एंटी कोडान, और इसके लास्ट में भी पूछ देता है। लास्ट में ये जो 3 इंड होता है, ये 3 इंड होता है और ये वाला 5 इंड। तो पूछता 3 इंड के लास्ट में कौन सा अमीनो एसिड, तो सी सी ए होता है। ध्यान रखिए कौन होता है, सी सी ए। पूछ देता कौन सा कोडान होता है, सी सी ए होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। टीआरएनए काफी महत्वपूर्ण है, और अगर पूछ दे कि इस शब्द को, टीआरएनए शब्द को किसने दिया था, तो मोहलन हॉगलैंड ने दिया था। मोहलन हॉग हॉगलैंड ने पहली बार टीआरएनए शब्द दिया था। इसे सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए
या एस आरएनए के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन मित्र बना है इसलिए ये थोड़ा सा डाटा दिया और पूछ देगा इसके संश्लेषण में कौन पॉलीमरेज भाग लेता है, कौन सा पॉलीमरेज भाग लेता है, तो पॉलीमरेज थर्ड भाग लेता है इसके संश्लेषण में, टीआरएनए के संश्लेषण में पॉलीमरेज थर्ड। ये जो लीफ क्लोवर मॉडल है ये हॉली ने दिया था। किसने दिया था? हॉली ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, तो हॉली ने दिया था। और ये कैसा है, तो 2 डायमेंशनल पिक्चर है। ये जो दिया था वो पूछ देगा कितना है, तो 2 डायमेंशनल पिक्चर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर दिया था यस एच किम ने दिया था, जो उल्टे यल का आकार का था। जो अभी हमने मॉडल दिया था ये वाला मॉडल 3 डायमेंशनल जो मॉडल था, मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि यल शेप मॉडल किसने दिया था, और ये कैसा था? 3 डायमेंशनल था, 3 डायमेंशनल था, यानी त्रिआयामी था। और इसको किसने दिया था, तो इसको एच एस किम ने दिया था, एच एस किम ने प्राय इसको दिया था। तो अगर पूछ दे किसने दिया, तो एच एस किम ने दिया, जो कि उल्टे यल के आकार का था। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारा डाटा है, आप एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। फिर देखते हैं, द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज इज द, टोपो आइसोमरेज का जो मेन फंक्शन है या कार्य है वो क्या है, तो इसका काम क्या है, तो निक एंड सील द डीएनए स्टैंड। ये डीएनए स्टैंड को क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को तोड़ता है और बीच में खाली करता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका ए सही होगा। आप भी इस पर हमें कमेंट्स करके बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या होगा टोपोआइसोमरेज का। या तो मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूं। तो इसका ये भी हो सकता है फॉर्म ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये खोलता है डीएनए को। प्राय ये क्या करता है, यहाँ लगता है हेलिकेज को ही टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, क्योंकि ये खोलने का भी काम करता है। तो ऑप्शन बी भी जा रहा है। तो आप हमें जरा इन दोनों में बताइएगा, इनमें सटीक आंसर ए दिया जाए या फिर बी दिया जाए, ये आप पर छोड़ रहे हैं, थोड़ा आप देख कर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एन पी स्निप्स इन डीएनए मीन्स, एस एन पी का डीएनए का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्निप्स का सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसे SNIPS के नाम से जानते हैं। तो ये क्या ये किसको शो करता है, 32 नंबर, तो ये किसको शो करता है, तो ये प्राय सिंगल बेस पेयर वेरिएशन को शो करता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। 32 में किसको सही करेंगे, ए को। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, सिंगल बेस पेयर को शो करता है, तो इसलिए हम लगाएंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। क्योंकि जो बिल्कुल नए हो, उल्टे सीधे क्वेश्चन हो, जो आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन हो, उन सबको हम लेकर चलते हैं, जिससे आपकी तैयारी में कहीं भी आप बाद में हमसे जब फोन आता है, सर हमारा टीजीटी में केवल 1 नंबर से रह गया, सर टीजीटी में 2, वो ऐसी स्थिति ना आए। 1-2 नंबर से रुकने वाली बहुत खलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जीन whose expression helps to the identify transferred cell is known as, कहता है एक जीन जो एक्सप्रेशन होता है, जो आइडेंटिफाई ट्रांसफर्ड सेल इज नोन एज, उसे हम किसके नाम से जानते हैं। तो 33 में ऑप्शन क्या सही करेंगे, सिलेक्टिवल या सिलेक्टिव मार्कर के नाम से जानते हैं। 33 में ऑप्शन क्या करेंगे, सिलेक्टिव मार्कर। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर प्राय प्लाज्मिड या अन्य जैसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिनसे फॉरेन जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाते हैं, उन्हें वेक्टर कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एन एग्जाम्पल ऑफ पैलियंड्रोम, ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। विच एंड द एग्जाम्पल ऑफ पैलियंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलियंड्रोम का मतलब होता है, जैसे मलयालम लिखते हैं, मलयालम, तो चाहे इधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें,
चाहे इसको उल्टा करके शीशे में पढ़ें या ऐसे, उसको हम पैलियोंड्रोमिक जीन के नाम से जानते हैं। तो इसका पैलियोंड्रोमिक जीन कौन हो सकता है, चाहे इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, तो कौन कहलाएगा, पैलियोंड्रोमिक जीन। ध्यान रखिएगा, यदि उसका हम कॉपी बनाएंगे तो उल्टी बन जाएगी, तो बना लो। ये है ग्वाइनिन के साथ क्या आएगा, साइटोसिन। थाइमिन के साथ क्या आएगा, एडनिन। इस थाइमिन के साथ क्या आएगा, एडनिन। इसके साथ टी, इसके साथ टी, जी के साथ सी। देखिए इसी का जस्ट उल्टा आ रहा है। अगर हम उसको उसका दूसरा प्रतिरूप बनाएंगे तो जस्ट उल्टा आएगा। तो 34 में हम क्या सही करेंगे, ए। ध्यान रखिएगा, चाहे हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, बिल्कुल दोनों तरफ से समान आ रहा है, GAATTC। तो समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। पैलियोंड्रोमी का मतलब था मलयालम, चाहे इधर से मल या लम इधर से पढ़े या मलयालम इधर से, दोनों तरफ का सेम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीन्स आर द, जीन्स होते हैं, तो जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जीन्स। तो हम आप लगा देंगे ऑप्शन बी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे कि ये फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए होते हैं। और ये एक आयोग ने जहां क्वेश्चन पूछा गया है वहां उन्होंने बी को माना है, मगर इसका सी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होते हैं डीएनए में। चूंकि डीएनए की संरचना में जीन्स पाए जाते हैं तो संरचनात्मक रूप से वैसे सही आंसर हमारे हिसाब से तो बी आना चाहिए था। ए और बी दोनों सही होना चाहिए। आप भी इसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि इसमें हम सी सही करें या फिर बी ही सही करें। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजन डाल देते हैं। आयोग 3-3 4-4 बार आंसर की बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डीएनए। ध्यान रखिएगा, विच हैज द फॉलोइंग हैज नो डीएनए, किन में डीएनए नहीं पाया जाता। इन न्यूक्लिएटेड एग में, जिसमें क्या करता है न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है, इस प्रकार के एग में डीएनए पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है। और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी चूंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो डीएनए नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, एक और बी, यानी ए और बी दोनों में प्राय जो डीएनए होता है एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टू डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन एलिलिक या नॉन एलिलिक जीन्स आर फाउंड इन सेम क्रोमोसोम, द कंडीशन इज नोन एज। उस कंडीशन को प्राय हम किस नाम से जानते हैं। तो 37 का सही आंसर करेंगे सी नंबर, क्या करेंगे, बोथ सिस एंड ट्रांसफेस। ऑप्शन सी सही करेंगे। ये यूपीएलटी के 2018 में क्वेश्चन बना था। फिर क्वेश्चन पूछता है 38 में, ए डबल स्ट्रैंड डीएनए हैज 18% साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेस पेयर। तो देखिएगा यहां बिल्कुल सिंपल सा होता है, साइटोसिन बराबर होता है ग्वाइनिन के और एडनिन बराबर होता है थायमिन के। इनके मध्य में 111 ट्रिपल, ये अगर 18% है तो ए भी 18% होंगे। तो ये टोटल मिलाकर कितने परसेंट हो गए, 36%। कितना हो गया, 36%। अब 36, 100 में से हम 36 को माइनस कर लो, कितना, 36 को माइनस कर लो। यहां आया 10, 10 में 6 गए, कितना बचा, 10 में 6 गए 4, यहां बचा 9, 9 में 3 गए तो बचे 6, 64। 64 का आधा कितना होगा, 32 दूना 64। तो 32% ये होंगे और 32% ये होंगे। देखो कहीं दिया है 18, 32, 32, तो ऑप्शन एडनिन नहीं, 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 नहीं। इसमें ग्वाइनिन 18% होगा, कहीं दिया है, ग्वाइनिन 18% ये दिया है, ग्वाइनिन 18% होगा, एडनिन 32%, थायमिन 32%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 38 में क्या सही करेंगे, तो 38 में सी को सही करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर वो एडनिन जितनी देगा उतनी ही थायमिन होगी ऑटोमेटिक, और जो शेष बचेगा वो ग्वाइनिन और साइटोसिन होगा। तो वही हमने आपको कर दिया है पूरा। तो कितना आएगा, ये सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया क्या, चलो फिर से बता देता हूं। ग्वाइनिन, साइटोसिन उसने 18% दिया है, तो जितने साइटोसिन किससे जुड़ा होता है, ग्वाइनिन से। तो ग्वाइनिन जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वाइनिन, तो 18%, ये ऑटोमेटिक हो गया। और ये टोटल कितना हो गया, 36%।
साइटोसिन ग्वानिन 36% हो गया। 100% में जब इसको हम घटा देंगे तो बचेगा 64%। अब इस 64% एडनिन और थाइमिन है, तो इसका आधा 32% एडनिन 32% थाइमिन, तो वही तो दिया है 18% ग्वानिन 32% एडनिन थाइमिन। ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए का मतलब होता है जब फॉरेन डीएनए आके लग जाता है तो उसे काइमेरिक डीएनए कहते हैं। तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है वही हमारा काइमेरिक डीएनए होता है। ऑप्शन ए को सही करेंगे। पहले एंड्रोमिक डीएनए हमने आपको बता ही दिया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन था। इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन क्रोमोसोम। जो फिलाडेल्फिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसलोकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो 9 नंबर से ध्यान रखिएगा, 9 नंबर से जीन्स मूवमेंट करती है और 22वें नंबर पर चली जाती है। 9 से 22वें नंबर पर मूवमेंट कर जाती है या 22 से 9 पर। तो इसे क्या बोलते हैं, 9 एंड 22 इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन क्रोमोसोम 9 एंड 22, जिसमें ट्रांसलोकेशन 9 और 22 के मध्य होता है। तो इस प्रकार को हम पैलिडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जिसमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल अलग क्वेश्चन था और ये पीजीटी 2016 में बिल्कुल क्वेश्चन बना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलिए इसी के साथ हमें आज के लिए इतना ही विदा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।